और अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आप अपने लिए दूसरे को दोषी मत करो, क्योंकि वही आगे बढ़ेगा, वही चमकेगा जो रगड़ा जाएगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही आगे निकलेगा। तो आप ये बताओ, जब समान अवसर है, आज पढ़ने के लिए भी समान अवसर है हमारे पास, पढ़े हैं, और राजनीति के लिए भी समान अवसर है, तो हम दूसरे दलों की पूछ क्यों बने? साथ कांचीराम कहते थे अपनी दूसरे की महल से बढ़िया होती है अपनी झोपड़ी, जहां बाली होता है, जहां मैं आपको डांट दूं, आप मेरी उंगली खींच लो, आप वहां बैठ जाओ, मैं यहां बैठ जाऊं, यहाँ सब लोग बराबर हैं, अब आपस में परिवार है। आप वहां से मुझसे कोई सवाल कर दो, जहां से मैं आपसे कुछ पूछ लूं, यहाँ भी एक है परिवार। क्या आपको लगता है किसी और दल में हम लोग इस तरह से अपनी बात कर सकते हैं? जब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते तो क्या वो हमारे मुद्दों का हल करेंगे? जितने लोग आप यहां बैठे, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग कमर कस लें और आज जो लोग मंच में बैठे हैं, ये मुझे शक्ल दिखाने की बजाय अगर फील्ड में जाकर मेहनत करें, मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर जो है, आप गांधी मैदान की बात करते, मैं कहता हूं अगर पटना पूरा बंद न हुआ तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। तो शर्त लगा लो, मैं आपकी क्षमता को भी करता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, सिर्फ मेरे आने में आते हैं, मुझे शक्ल दिखाने के लिए भी बता देंगे हम भी हैं। बाकी अगर पूछो, गारंटी में देखो, जो लोग कहने में थे, मैंने उनसे कहा था कि ये मत सोचो कि आज मंच में कौन बैठा, ये सोचो कि अगर आप काम करोगे तो कल उस मंच में मेरे बराबर में आप वहां बैठोगे, तो ये सोच के काम करो, तो फिर देखो आप लोग कैसे आगे नहीं बढ़ते। ये कोई बाबा साहब ने क्या कहा जब उन्होंने वोट का अधिकार दिया, अपने चाचा बच्चे को बांध कर कहा कि आज मैंने राजा का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, बैठ वोट से तैयार होगा। आप मुझे बताओ, मैं भी तो एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण से नौकरी लगी मेरे पिताजी की, उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने 6 भाई बहनों को पढ़ाया, और मैं पढ़ लिख लिया तभी तो आज संघर्ष कर रहा हूं। अगर मैं पढ़ लिया पढ़ता लिखता नहीं तो भाई मैं भी कहीं जो है मजदूरी कर रहा होगा। मैं आपसे सबसे कहता हूं खूब पढ़ो, और जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि बिना महापुरुषों के संघर्ष को पढ़े आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं तो यहां जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मैं कहता हूं सबसे पहले अगर मैं उठता हूं तो सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत को नमन करता हूं, और सबसे पहले उन्हें याद करता हूं कि अध्यक्ष संघ के नाम पर उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने इतना कड़ा जवाब दिया उस समय भी कि वो उनका तोड़ नहीं कर पाए, इसलिए तो जब विचार को नहीं रोक पाए, व्यक्ति को उनको हत्या करनी पड़ी। ऐसे हालात बनाए उन्होंने। तो मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि आज हालात बहुत खराब, और चारों तरफ एक ही उम्मीद है, बताओ भी मारने के अलावा कोई उम्मीद है क्या? आप बताओ मुझे, बताओ। वो महाराष्ट्र में रहता है और रहने वाला वो राजस्थान का है, उनके यहां 10-20 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक सेंटर का मिनिस्टर भी है केंद्र की सरकार में, स्टेट की सरकार में, लेकिन उम्मीद वो बीमारी के कार्यकर्ताओं से लगाता है। तो इस विश्वास को आप समझते हैं, विश्वास कैसे पैदा हुआ? ये विश्वास आपके संघर्ष से पैदा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने संघर्ष के मजबूती, अपने खून का कतरा छुपा के इस देश में बहुजन राज लाना का हमारा नारा है, बहुजन स्वराज का। ऐसा राज जहां मानवता की बात हो, ऐसा राज कि जहां तमाम तरह से जो है अंतिम व्यक्ति भी रोटी कपड़ा मकान के लड़ाई लड़े, उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ उसके साथ अन्याय न हो, उसको तमाम अवसर मिले तो आगे बढ़े, और वो तरक्की करके अपने परिवार को आगे बढ़ाए, और जो गैर बराबरी देख रहे हैं सामाजिक आधार पे, ये छोटा है बड़ा ये खत्म हो जाए, जाति व्यवस्था जो है टूट जाए। इसके लिए पहले हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, और बहुजन समाज बना के, और बहुजन समाज ऐसे भी नहीं बनेगा कि एक ही जाति के लोग सारे बन जाए। प्रदेश में, जिले में, संभाग में, मंडल में, विधानसभा में, ऐसे नहीं बनेगा। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को भी याद रखना पड़ेगा। हमारे महाराइवर कह के गए कि बाबा साहब के बच्चों के बिना देश का शासन नहीं चलने दूंगा, और आज बताओ आपके मुद्दों पे कोई बोलना भी नहीं चाहता। आज बताओ क्या अधिकारी कर्मचारी यहाँ परेशान नहीं है क्या? बताओ पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी जो है किसी तरह से किस तरह से मुंह बंद करके नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा? बताओ। तो वो अधिकारी कर्मचारी
संघर्ष करके आजाद समाज पार्टी के बैनर में कामयाब होकर हिस्सेदारी तय करेंगे। और जब उनका शासन आएगा, आज हमारे लोग मुझे मंच में बैठते कह रहे थे कि बताओ भाई, पासी समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, ताड़ी का व्यवसाय खत्म होगा, उनका क्या होगा? मैं कह रहा हूं, अब तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सरकार से कह दूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका मौका आ रहा है, आप मुझसे कलम से लिखवा दे जाओ आज कि ताड़ी को कृषि का व्यवसाय, उसका आयोग बना के जो है पूरा जो है, मैं गारंटी देता हूं कि व्यवसाय दिया जाएगा। आप लोग ताकत अगर आप ताकत नहीं बनाओगे तो फिर आपको दूसरे लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल है, यहां जो नौजवान बैठे हैं, स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते हो? खाली नारे लगाने से पेट भर जाएगा? एक दिन खाना खा के 10 दिन चल लोगे? जैसे एक दिन पानी पी के 10 दिन प्यासा नहीं रह सकता, जैसे एक दिन खाना खा के 10 दिन भूखा नहीं रह जा सकता है, वैसे ही मिशन का काम एक दिन करके और 10 दिन ना करके कभी मिशन आगे नहीं बढ़ता। जो लोग गले में नीला पट्टा डाले हैं ना, ये इसकी एक वैल्यू है, ये एक रंग का कपड़ा नहीं है, नीला रंग समानता का प्रतीक है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का रंग है। और इस रंग ने पूरी दुनिया को मजबूर किया उनका सम्मान करने के लिए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, कल अगर हमारे अधिकारों को कुचला गया, वो जो जज थे जेपी पार्टी वाला, वो भी बाबा साहब का नाम लेके शुरू किए। आज तो बाबा साहब का नाम लेकर हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अपने गले में पहना, वो उसकी अहमियत समझते हैं कि खाली एक गले में पहन लिया तो हो गया, जय जीवन खत्म हो गया। आज क्रांति की पहचान बन गया नीला रंग, आज स्वाभिमान सम्मान का रंग बन गया नीला रंग। और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं, एक दिन एक कार्यकर्ता का आंदोलन में सीओ ने गले से नीला पट्टा उतार दिया, उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। आप सीओ को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी। वहां एसपी ने मुझे फोन किया कि भाई बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या हुआ, कैसा ऐसा हो गया? तो मैंने जिलाध्यक्ष से बात की, उसने कहा भैया उसने अपमान किया मेरे पट्टे का, बीमारी का अपमान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंत आप विश्वास करो, जिला संस्था बात की बात है। तो वो मैंने कप्तान से कहा कि देखो बीमारने वाले हैं, उनको मैं भी नहीं समझा सकता। तो कहा जी आप उनके नेता हो? मैंने कहा नेता भले ही नहीं, लेकिन भूतों में से एक ही, मैंने कहा जब नहीं किसी की नहीं सुनता तो किसकी सुनेंगे? तो फिर एसएसपी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेकर उसको बुलाया और सह सम्मान वो पटका उस सीओ के हाथ से गले में डलवाया। और सीओ ने कहा मुझसे गलती हो गई, तब वो माना। देखो कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप तय करो, बिहार में आप इस अन्याय के साथ जीना चाहते हैं, अपनी ताकत बना के जो है कामयाब होंगे। और ये जो आप बिहार में ये कुर्सियां रखी है, बैठना चाहते बताओ, इन कुर्सियों में घुसोगे जो यहाँ बैठे बताओ, ये जो कुर्सियां मैं इन कुर्सियों में घुसो, या जो बिहार सदन में कुर्सियां रखी है उन पर बैठना चाहते बताओ। तो बिना मजबूत संगठन बनाए, बिना संघर्ष किए, बिना लोगों को जोड़े कैसे बढ़ जाओगे? मैं आगे बताऊं, हमारे लोग चंद सिक्कों में घुस जाते हैं। कितने सिक्कों में? चंद सिक्कों की खननाट में जो है विधायक और मंत्री के पद के लिए चाटुकार बन जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप काम करो, आपको खरीदने वाले बहुत रहेंगे। ये आपको तय करना है, आपको बिकना नहीं बिकना है। आप काम तो करो, अभी तो आप काम ही नहीं कर रहे, इसलिए आपके लोग विरोध में भी काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बार देखो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो तो 6 महीने मेरे हिसाब से काम करके देखते। और आप कहोगे ना तीसरे दिन आना, बिहार में तीसरे दिन आऊंगा, लेकिन आऊंगा तभी जब आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए संघर्ष करोगे। जब तक आप दूसरों के पिछलू बने रहोगे, कहीं और से चैनलाइज होगे, नाम तो भीम आर्मी का रखोगे और काम किसी और पार्टी करोगे, तो भाई मैं फिर क्यों आऊंगा बिहार से? बताओ, जब मैं महसूस कर लूंगा कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जब मैं ये महसूस कर लूंगा कि आप जो है चंद सिक्कों की इंतजार कर रहे, तो मैं क्यों आऊंगा? आप बताओ, जब बिहार इलेक्शन हुआ, क्या मैंने एक भी दिन आपको मायूस किया? मैं कोई ऐसी विधानसभा था जिसमें मैंने जाने तारीख को छोड़ दी, मैं सब जगह गया, जैसे आपने रखा वैसे ही रहा, पूरा प्रयास किया कि आप लोग कामयाब हो जाओ। लेकिन नहीं सफलता मिली तो मैंने तो हार नहीं मानी। आप लोग क्यों हार मान रहे हो?
लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। वोट आपके पास है, राज्य आपका पास, राष्ट्रीय आपका होना चाहिए। इस बात को आप नहीं समझ रहे। आपकी आबादी देश में 85% है और बिहार में तो हो सके 85 से भी ज्यादा हो, और फिर भी आप बिहार में क्या हालात है आपके, आप बताओ। मैंने क्या बिहार में वो बाढ़ का समय नहीं देखा? तो अगर एक दिन अपने दर्द को याद रखोगे तो काम नहीं चलेगा, और रोज रोज अपने संघर्ष को कामयाब करोगे, मेहनत करोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ के विधानसभा में, यहाँ के तमाम तरह की योजनाओं में आपकी कलम चलेगी। तो मैं तो बस आपसे पूछने के लिए आया हूं, अगर आप तैयार हो बिहार में संघर्ष करने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं, संघर्ष का तरीका बता दे रहा हूं। अपने जिलों का संगठन कराओ, विधानसभा का संगठन कराओ, और वहां सबसे पहले कैडर कराओ। बिहार में भी कैडराइज होंगे, और यहाँ नहीं होंगे तो मैं करूंगा, मैं जिम्मेदार देता 2 दिन के कैडर। 2 दिन का नहीं करूंगा, 1 दिन का करूंगा जिलों में आके। जितने जिले, कितने जिले बिहार में? 38 के 38 दिनों में आप संगठन बनाओ। अभी तो हमारे लोग बड़े पैमाने पे बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ रोजगार है? कहाँ रोजगार? सरकारी नौकरी को खत्म कर दी सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। कहाँ नौकरी? महंगाई तमाम तरह से बढ़ रही है। आप लोग उस महंगाई के लिए 1 रोटी, देखो हाथ क्या है, पहले 4 रोटी खाते थे, महंगाई बढ़ गई तो 2 रोटी खा ले रहे थे, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। क्या मैं भूल गया हूं बिहार के उस दर्द को, या बिहार के उस दर्द को, लेकिन जब वो बिहार के इतने बड़े पैमाने में कोरोना काल शुरू हुआ और उतने मजदूर पैदा करके आए, क्यों जाते हैं वो वहां रोजगार के लिए? बताओ, बिहार में सब कुछ अच्छा है। 75 साल हो गए आजाद हुए, 72 साल से लोकतंत्र है। बताओ आपके घरों में कितनी जो है तरक्की हुई? अगर आपका वोट का अधिकार ना हो तो आपकी गली में ना आए कोई। आपका वोट का अधिकार है, इसलिए आपको चाचा ताऊ भाई भैया कहते हैं लोग। आपकी बस्तियों में आते हैं, आपके हाथ में आते हैं। आज आप नोट करके देखो, अगर आपसे वोट का अधिकार छीन जाए, आपकी बस्तियों में ना, आपसे बात ना करें, और फिर मुझे भी भेज देते कौन पूछे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी अवसर है, तय कर लो कि समझे नेताओं का साथ देना है, और फिर अपने हाथ पकड़ के ताकतवर बनना है। तय करो तुम लोग। ये बताओ, हालांकि मैंने बिहार में जन्म नहीं लिया, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो जन्म के साथ कांचीराम में भी उत्तर प्रदेश में नहीं लिया था, वो भी पंजाब में जन्म लिए। लेकिन आप अपने ईमानदार से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मेरा काम देखते हैं, आज तक एक मसला है जिसमें मैंने आपको निराश किया होगा? बादशाह ईमानदार साहब नहीं, हाथ मारे बताओ, खाया ना कोई ऐसी लड़ाई है जिसको मैंने बीच में छोड़ी हो? पूरे देश में तो अन्याय ऐसा है जिसमें हम लोग पीछे हटे हो? या फिर ये भी बताओ, कभी पीठ दिखाई दे आपको बता भी करके? इतने मुकदमों से भी डरते तो आपकी छुट्टी में है। आप तो चुप हुए बैठे हैं ना, अन्याय सह के भी चुप नहीं से डरता हूं, और किसी से डरता? मैं तो पूरी सरकार से नहीं डरता, और किसी भी सरकार से नहीं डरता। भारतीय संविधान से डरता हूं, उसकी इज्जत करता हूं, और मेरा धर्म है भारतीय संविधान। आज गुरु नानक देव जी की जयंती, उसकी भी आपको अलग अलग बधाई। लेकिन आपकी तरक्की का रास्ता आपके हाथ में है। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं वो तय करें कि वो गुलाम बन के जीना चाहते हैं, या फिर वो इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और क्रांति है ये, आजादी है, आपकी आजादी की लड़ाई है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं फिर कह रहा हूं कि कोई आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देगा। आपको आपके रास्ते में कठिनाइयां और लगा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहने के लिए आया कि अधिकार मांगने से जिनके अधिकार छीनने पड़ते हैं, और इस नारे को याद रखो कि हमें देश में बहुजन स्वराज चाहिए। हम तमाम तरह के राज में रहे, हमारा भला नहीं हुआ। अब हमें बहुजन समाज का राज लाके, बहुजन स्वराज लाके, और इस देश को मानवतावादी जो है, महापुरुषों का जो सपना था, मानवता का राज, इसी तरफ लेके जाना है। हमें इस देश को बेगमपुरा राज की तरफ लेके जाना है, जहां भाईचारा हो, जहां समस्या ना हो, जहां किसी को खाने पीने की समस्या ना हो, उठने बैठने की समस्या ना हो। और फिर मैं धन्यवाद देता हूं निसंदेह गायकों का भी। तुम इनकी अहमियत भले ही ना समझो, मैं समझता हूं, क्योंकि हमारे लोग पिक्चरों में, कहानियों में, गानों में बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने देखा, मैं पूरे देश में जाता हूं, मैंने इस तरह नाचते नहीं देखे लोग। क्या तो मैंने अधिवेशन में देखे थे, यहां देखे, तो इसका प्रमाण है
कि उसके द्वारा कही गई बातों का आपके ऊपर असर है, लेकिन यहां से जाने के 4 घंटे बाद आप भूल जाते तो फिर क्या फायदा? क्या आप लड़ाई जीत गए हो? नहीं। क्या आपके साथ होने वाला जुल्म जाती है अन्याय अत्याचार आपके अधिकारों को डांटा करना बंद हो गया है? तो फिर किस बात की खुशी मना रहे हैं? क्या आप बिहार में अपनी तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अब आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, जो जहां नहीं खड़ा हो जाए। मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। जब मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा तब जो है आप मेरे साथ उसको दोहराओगे, वचन लोगे, खुद भी संकल्प लोगे मेरे साथ कि हम अपने प्राणों के अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक, अपने लहू के आखिरी कतरे तक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू बनाने का काम करेंगे। आकाश कुंदन सेल्फी पहले बंद। तैयार है? झूठा जो संकल्प लेना चाहता है ना ले, इससे अच्छा सच्चा ही लेना। जिन लोगों ने मेरे मूछे रखने के बाद मूछे रखी है, वो मूछों की वैल्यू समझते हो? इस देश में मूछे रखने का हत्या हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, भाईचारा बनाओ, अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों के हाथ पकड़ो, अपने माइनॉरिटी के भाइयों के हाथ पकड़ो, उनको विश्वास दिलाओ कि जो गलतियां पहले हुई या जो लड़ाई लड़ने में पहले लोग कामयाब हुए, हम उनसे अलग हैं और हम बहुजन समाज बना के इस देश में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी श्री कृष्ण मेमोरियल की सभा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंतिम समय तक अपने लहू के आखिरी कतरे तक भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास करेंगे। हम अपने महापुरुषों के त्याग, बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
क्या बिना अनुशासन के तो हम व्यक्ति कहलाने के लायक भी नहीं। इसलिए हमें सबको अनुशासन में रहना, क्योंकि बिना अनुशासन के भीड़ क्या होती है, भीड़ भी एक दूसरे के पीछे चलते। हमारे लोगों को अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आर्मी का जवान बनता है, सेलेक्ट हो जाता है, तब तक उसको जवान नहीं माना जाता जब तक वो कठोर ट्रेनिंग से न गुजर जाए। अगर कोई नौजवान आईएएस आईपीएस की परीक्षा में पास कर लेता है तो भी उसको डायरेक्ट टीए नहीं बनाते, पहले उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। इसलिए आपको देश में शासन सत्ता में आने के लिए कैडर की जरूरत है। कैडर से समर्पित कार्यकर्ता तैयार होगा जो आरएसएस और बीजेपी के 1000 कार्यकर्ताओं पर भी भारी पड़ेगा। मैं ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने जिलों में कैडर के प्रोग्राम बनवाओ, कैडर लो और कैडर लेके ताकतवर बन के प्रूफ होंगे और फिर मोर्चे पर डट जाओ। फिर एक दिन ऐसा सुनने निकलेगा, कहां बिहार की धरती पे, जिसमें आप कमजोर लोग भी सोची बनाएंगे। बुद्ध की धरती कहां ना है, पूरी दुनिया में जरा यहां से समझो है, पूरी दुनिया में जागरूक कदम यहाँ से। बिहार की क्रांति का कोई तोड़ नहीं है। बिहार की कमजोरी के लिए बिहारवासी जिम्मेदार, स्पेशली बिहार के बहुजन समाज के नौजवान जो नेताओं के सफेद कपड़े देके उनके जैसे बनना तो चाहते लेकिन लीडर नहीं बनना चाहते, जो तमाम दलों से विधायक एमपी तो बनना चाहते हैं लेकिन समाज की लड़ाई को जमीन में नहीं लड़ना चाहते। लेकिन फिर भी मुझे गौरव है कि हमारे पास एक ऐसा संगठन और ऐसी टीम है जो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। इन सभी साथियों को, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मेहनत की, उन सबका धन्यवाद। अगला प्रोग्राम वास्तविकता में गांधी मैदान में होगा, ऐतिहासिक होगा। ये खबर भी हमें आज से आज कसकर जाना है। और जिस दिन वो प्रोग्राम होगा उस दिन एक और जो है क्रांति का संदेश जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। एक लाइन पर जाओ, पहले वहां बोल के आओ। क्योंकि वही आगे बढ़ेगा, वही चमकेगा जो रगड़ा जाएगा, जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वही आगे निकलेगा। तो आप ये बताओ, जब समान अवसर है, आज पढ़ने के लिए भी समान अवसर है हमारे पास, पढ़े आप लोग, और राजनीति के लिए भी समान अवसर है, तो हम दूसरे दलों की पूछ क्यों बने। साथ काशीराम कहते थे अपनी दूसरे की महल से बढ़िया होती है अपनी झोपड़ी, जहां बाली होता है। जहां मैं आपको डांट दूं, आप मेरी उंगली खींच लो, आप वहां बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाऊं, यहाँ सब लोग बराबर हैं, अब आपस में परिवार। आप वहां से मुझसे कोई सवाल कर दो, यहाँ से मैं आपसे कुछ पूछ लूं, यहाँ भी एक है परिवार। क्या आपको लगता है किसी और दल में हम लोग इस तरह से अपनी बात कर सकते हैं? नहीं सर। जब हम अपनी बात भी नहीं रख सकते तो क्या वो हमारे मुद्दों का हल करेंगे? जितने लोग आप यहाँ बैठे मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग कमर कस लें और आज जो लोग मंच में बैठे हैं, ये मुझे शक्ल दिखाने की बजाय अगर फील्ड में जाकर मेहनत करें, मैं गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर जो है, आप गांधी मैदान की बात करते हैं, मैं कहता हूं अगर पटना पूरा बंद न हुआ तो मैं राजनीति करना बंद कर दूंगा। मैं आपकी क्षमता को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना, सिर्फ मेरे आने पे आते हैं।
मुझे शकल दिखाने के लिए कि बता दें कि हम ही हैं। बाकी अगर पूछो गारंटी में देखो जो लोग कैडर में थे, मैंने उनसे कहा था कि ये मत सोचो कि आज मंच पे कौन बैठा, ये सोचो कि अगर आप काम करोगे तो कल उस मंच पे मेरे बराबर में आप वहां बैठोगे, तो ये सोच के काम करो तो फिर देखो आप लोग कैसे आगे नहीं बढ़ते। ये कोई बाबा साहब ने क्या कहा जब उन्होंने वोट का अधिकार दिया, अपने चाचा बच्चे को बांध करके कहा कि आज मैंने राजा का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, बैरक वोट से तैयार होगा। आप मुझे बताओ, मैं भी तो एक प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का बेटा हूं। बाबा साहब के द्वारा दिए गए आरक्षण से नौकरी लगी मेरे पिताजी की, उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने 6 भाई बहनों को पढ़ाया और मैं पढ़ लिख लिया करूँ तो आज संघर्ष कर रहा हूं। अगर मैं पढ़ लिया पढ़ता लिखता नहीं तो भाई मैं भी कहीं जो है मजदूरी कर रहा होगा। मैं आपसे सबसे कह रहा हूं खूब पढ़ो, और जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं उससे भी कह रहा हूं कि बिना महापुरुषों के संघर्ष को पढ़े आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं तो यहां जन्मे जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मैं कहता हूं सबसे पहले अगर मैं उठता हूं तो सबसे पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत को नमन करता हूं और सबसे पहले उन्हें याद करता हूं कि अध्यक्ष के नाम पर उन्होंने जो विचार दिया, उन्होंने इतना कड़ा जवाब दिया उस समय भी कि वो उनका तोड़ नहीं कर पाए, इसलिए तो जब विचार को नहीं रोक पाए व्यक्ति को उनको हत्या करनी पड़ी। ऐसे हालात बनाए उन्होंने। तो मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि आज हालात बहुत खराब और चारों तरफ एक ही उम्मीद है। बताओ भी मारने के अलावा कोई उम्मीद है क्या? आप बताओ मुझे, बताओ। वो महाराष्ट्र में रहता है और रहने वाला वो राजस्थान का है, उनके यहां 10-20 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक सेंटर का मिनिस्टर भी है केंद्र की सरकार में, स्टेट की सरकार में, लेकिन उम्मीद वो बीमा आदमी के कार्यकर्ताओं से लगाता है। तो इस विश्वास को आप समझते हैं विश्वास कैसे पैदा हुआ? ये विश्वास आपके संघर्ष से पैदा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें अपने संघर्ष के बलबूते अपने खून का कतरा कतरा छुपा के इस देश में बहुजन राज लाना है। हमारा नारा है बहुजन स्वराज का। ऐसा राज जहां मानवता की बात हो, ऐसा राज कि जहां तमाम तरह से जो है अंतिम व्यक्ति की रोटी कपड़ा मकान में लड़ाई लड़ रहे, उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ उसके साथ अन्याय न हो, उसको तमाम अवसर मिले तो आगे बढ़े और वो तरक्की करके अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और जो गैर बराबरी देख रहे हैं सामाजिक आधार पे ये छोटा है बड़ा ये खत्म हो जाए, जाति व्यवस्था जो है टूट जाए, इसके लिए पहले हमें जातियों को जोड़ के भाईचारा बना के बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। और बहुजन समाज बना के, और बहुजन समाज ऐसे भी नहीं बनेगा कि एक ही जाति के लोग सारे बन जाएं। प्रदेश में, जिले में, संभाग में, मंडल में, विधानसभा में ऐसे नहीं बनेगा। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को भी याद रखना पड़ेगा। हमारे ड्राइवर कह के गए कि बाबा साहब के बच्चों के बिना देश का शासन नहीं चलने दूंगा, और आज बताओ आपके मुद्दों पे कोई बोलना भी नहीं चाहता। आज बताओ क्या अधिकारी कर्मचारी आप परेशान नहीं है क्या? बताओ पूरे देश में अधिकारी कर्मचारी जो है किसी तरह से किस तरह से मुंह बंद करके नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहा बताओ। तो वो अधिकारी कर्मचारी उम्मीद कर बैठा है कल भी नाम के लोग संघर्ष करके आजाद समाज पार्टी के बैनर में कामयाब हो गए, हिस्सेदारी तय करेंगे। और जब उनका शासन आएगा, आज हमारे लोग मुझे मन में बैठते कह रहे थे कि बताओ भाई पार्टी समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, दाढ़ी का व्यवसाय खत्म होगा, उनका क्या होगा? मैं कह रहा हूं अब तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सरकार से कह दूं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पर मौका आ रहा है, आप मुझसे कलम से लिखवा दे जाओ आज कि ताड़ी को पर्ची का व्यवसाय उसका आयोग बना के जो है पूरा जो है मैं गारंटी देता हूं कि व्यवसाय दिया जाएगा। आप लोग ताकत, अगर आप ताकत नहीं बनाओगे तो फिर आपको दूसरे लोग की गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा एक सवाल है, यहां जो नौजवान बैठे हैं, स्वाभिमान सम्मान की वैल्यू समझते हो? खाली नारे लगाने से पेट भर जाएगा? एक दिन खाना खा के 10 दिन चल लोगे? जैसे एक दिन पानी पी के 10 दिन प्यासा नहीं रह जा सकता, जैसे एक दिन खाना खा के 10 दिन भूखा नहीं रह जा सकता है, वैसे ही मिशन का काम एक दिन करके और 10 दिन ना करके कभी मिशन आगे नहीं बढ़ता। जो लोग गले में नीला पट्टा डाले हैं ना, ये इसकी एक वैल्यू है। ये एक रंग का कपड़ा नहीं है, नीला रंग समानता का प्रतीक है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक रंग है।
और इस रंग ने पूरी दुनिया को मजबूर किया उनका सम्मान करने के लिए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, कल अगर हमारे अधिकारों को कुचला गया, वो जो जज थे जेबी पार्टी वाला, वो भी बाबा साहब का नाम लेके शुरू किए। आज तक बाबा साहब का नाम लेकर हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अपने गले पहना वो उसकी अहमियत समझते हैं कि खाली एक गले में पहन लिया तो हो गया, जय भीम खत्म हो गया। आज क्रांति की पहचान बन गया नीला रंग, आज स्वाभिमान सम्मान का रंग बन गया नीला रंग। और मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं, एक दिन एक कार्यकर्ता का आंदोलन में सीओ ने गले से नीला पट्टा उतार दिया, उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। आप सीओ को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी। वहां के एसपी ने मुझे फोन किया कि भाई बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा क्या हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने जिलाध्यक्ष से बात की, उसने कहा भैया उसने अपमान किया मेरे पट्टे का, बीमारी का अपमान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंत आप विश्वास करो, जिला फरसाबाद की बात है। तो वो मैंने कप्तान से कहा कि देखो बीमारने वाले हैं, उनको मैं भी नहीं समझा सकता। तो कहा जी आप उनके नेता हो। मैंने कहा नेता भले नहीं लेकिन हूं तो उनमें से एक ही, तो जब मरी नहीं तो मैंने कहा जब नहीं किसी की नहीं सुनता तो वो किसकी सुनेंगे। तो फिर एसएसपी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसको बुलाया और सह सम्मान वो पट्टा उस सीओ के हाथ से गले में डलवाया। और सीओ ने कहा मुझसे गलती हो गई, तब वो माना। देखो कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको भी कह रहा हूं, आप तय करो बिहार में आप इस अन्याय के साथ देना चाहते हैं, अपनी ताकत बना के जो है कामयाब हो गए। और ये जो यहाँ बिहार में ये कुर्सियां रखी है, इसमें बैठना चाहते बताओ। इन कुर्सियों पर घुसोगे जो यहाँ बैठी बताओ। ये जो कुर्सियां मैं इन कुर्सियों पर घुसो या जो बिहार सदन में कुर्सियां रखी है उन पर बैठना चाहते बताओ। तो बिना मजबूत संगठन बनाए, बिना संघर्ष किए, बिना लोगों को जोड़े कैसे बढ़ जाओगे मैं आगे बताऊं। हमारे लोग चंद सिक्कों में भिज जाते हैं। कितने सिक्कों में? चंद सिक्कों की खनखनाहट में जो है एक विधायक और मंत्री के पद के लिए चाटुकार बन जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप काम करो, आपको खरीदने वाले बहुत बनेंगे। ये आपको तय करना है आपको बिकना है नहीं बिकना है। आप काम तो करो, अभी तो आप काम ही नहीं कर रहे, इसलिए आपके लोग विरोध में भी काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बार देखो, मैं फिर कह रहा हूं, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो तो 6 महीने मेरे हिसाब से काम करके देखें। और आप कहोगे ना तीसरे दिन आना, बिहार में तीसरे दिन आऊंगा, लेकिन आऊंगा तभी जब आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करोगे। जब तक आप दूसरों के पिछलग्गू बने रहोगे, कहीं और से चैनलाइज होगे, नाम तो भीम आर्मी का रखोगे और काम किसी और पार्टी करोगे, तो भाई मैं फिर क्यों आऊंगा बिहार से बताओ। जब मैं महसूस कर लूंगा कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जब मैं ये महसूस कर लूंगा कि आप जो है चंद सिक्कों की इंतजार कर रहे तो मैं क्यों आऊंगा। आप बताओ जब बिहार इलेक्शन हुआ, क्या मैंने एक भी दिन आपको मायूस किया? मैं कोई ऐसी विधानसभा जिसमें मैंने जाने तारीख को छोड़ दी, मैं सब जगह गया, जैसे आपने रखा वैसे ही रहा, पूरा प्रयास किया कि आप लोग कामयाब हो जाओ। लेकिन नहीं समझता मैंने, तो मैंने तो हार नहीं मानी। आप लोग क्यों हार मान रहे हो? लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है। वोट आपके पास है, राज्य आपका पास, राजनीति आपका होना चाहिए। इस बात को आप नहीं समझ रहे। आपकी आबादी देश में 85% है और बिहार में तो हो सके 85 से भी ज्यादा हो, और फिर भी आप बिहार में क्या हालात आपके आप बताओ। मैंने क्या बिहार में वो बाढ़ का समय नहीं देखा? तो अगर एक दिन अपने दर्द को याद रखोगे तो काम नहीं चलेगा, और रोज रोज अपने संघर्ष को कामयाब करोगे, मेहनत करोगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब यहाँ के विधानसभा में, यहाँ के तमाम तरह की योजनाओं में आपकी कलम चलेगी। तो मैं तो बस आपसे पूछने के लिए आया हूं, अगर आप तैयार हो बिहार में संघर्ष करने के लिए, तो मैं गारंटी तो देता हूं, संघर्ष का तरीका बता दे रहा हूं। अपने जिलों का संगठन कराओ, विधानसभा का संगठन कराओ, और वहां सबसे पहले कैडर कराओ। बिहार में भी कैडराइज होगा, यहाँ नहीं होगा तो मैं करूंगा, मैं जिम्मेदार देता हूं 2 दिन के कैडर। 2 दिन का नहीं करूंगा, 1 दिन का करूंगा जिलों में आके। जितने जिले हैं, कितने जिले बिहार में? 38 के 38 दिन, 38 के 38 दिनों में आप संगठन बनाओ। अभी तो हमारे लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ रोजगार है? कहाँ रोजगार? सरकारी नौकरी को खत्म कर दी सारी।
सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिए। कहाँ है नौकरी? महंगाई तमाम तरह से बढ़ रही है। आप लोग उस महंगाई के लिए एक रोटी, देखो हाथ क्या है, पहले 4 रोटी खाते थे, महंगाई बढ़ गई तो 2 रोटी खा ले रहे थे, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं। क्या मैं भूल गया हूं बिहार के उस दर्द को या बिहार के उस दर्द को, जो कि जब वो बिहार के इतने बड़े पैमाने पर कोरोना काल शुरू हुआ और उतने मजदूर पैदा करके आए, क्यों जाते हैं वो रोजगार के लिए? बताओ बिहार में सब कुछ अच्छा है। 75 साल हो गए आजाद हुए, 72 साल से लोग करते हैं। बताओ आपके घरों में कितनी जो है तरक्की हुई? अगर आपका वोट का अधिकार ना हो तो आपकी गली में ना आए कोई। आपका वोट का अधिकार है इसलिए आपको चाचा ताऊ भाई भैया कहते हैं लोग। आपकी बस्तियों में आते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं। आज आप नोट करके देखो, अगर आपसे वोट का अधिकार छीन जाए, आपकी बस्तियों में ना आपसे बात ना करें और फिर मुझे भी देर से कौन पूछे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी अवसर है, तय कर लो कि चमचे नेताओं का साथ देना है और फिर अपने हाथ पर के ताकतवर करना है। तय करो तुम लोग। ये बताओ, हालांकि मैंने बिहार में जन्म नहीं लिया, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तो जन्म के साथ कांचीराम में भी उत्तर प्रदेश में नहीं लिया था, वो भी पंजाब में जन्म लिए। लेकिन आप अपने ईमानदार से बताओ, जितने लोग यहां बैठे हैं जो मेरा काम देखते हैं, आज तक एक मसला है जिसमें मैंने आपको निराश किया, बताओ अच्छा ईमानदार नहीं हाथ मार बताओ, खाया ना कोई ऐसी लड़ाई है जिसको मैंने बीच में छोड़ी हो? पूरे देश में कोई अन्याय ऐसा है जिससे हम लोग पीछे हटे हो? या फिर ये भी बताओ कभी पीठ दिखाई दे आपको सरकार में करके? इतने मुकदमों से नहीं डरते तो आपकी छुट्टी से है। आप जब चुप हुए बैठे हैं ना, अन्याय है कि चुप नहीं से डरता हूं और किसी से डरता, मैं तो पूरी सरकार से नहीं डरता और किसी भी सरकार से नहीं डरता। भारतीय संविधान से डरता हूं, उसकी इज्जत करता हूं और मेरा धर्म है भारतीय सरकार। आज गुरु नानक देव जी की जयंती, उसकी भी आपको अलग अलग बधाई। लेकिन आपकी तरक्की का रास्ता आपके हाथ में है। जो नौजवान यहां बैठे हैं वो तय करें कि वो गुलाम बन के जीना चाहते हैं या फिर वो इस देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और क्रांति है, ये आजादी है, आपकी आजादी की लड़ाई है। अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं फिर कह रहा हूं कि कोई आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देगा। आपको आपके रास्ते में कठिनाइयां और लगा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहने के लिए आया कि अधिकार मांगने से जिनके अधिकार छीनने पड़ते हैं, और इस नारे को याद रखो कि हमें देश में बहुजन स्वराज चाहिए। हम तमाम तरह के राज में रहे, हमारा भला नहीं हुआ, अब हमें बहुजन समाज का राज लाके, बहुजन स्वराज लाके और इस देश को मानवतावादी जो है, महापुरुषों का जो सपना था, मानवता का राज की तरफ लेके जाना है। हमें इस देश को बेगमपुरा राज की तरफ लेके जाना है, जहां भाईचारा हो, जहां समस्या ना हो, जहां किसी को खाने पीने की समस्या ना हो, उसमें बैठने की समस्या ना हो। और फिर मैं धन्यवाद देता हूं निसंदेह गायकों का भी। तुम इनकी अहमियत भले ही ना समझो, मैं समझता हूं, क्योंकि हमारे लोग पिक्चरों में, कहानियों में, गानों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैंने देखा, मैं पूरे देश में जाता हूं, मैंने इस तरह नाचते नहीं देखे लोग। क्या तो मैंने अधिवेशन में देखे थे, यहां देखे, तो इसका प्रमाण है कि उसके द्वारा कही गई बातों का आपके ऊपर असर है। लेकिन यहां से जाके जब 4 घंटे बाद आप भूल जाते तो फिर क्या फायदा? क्या आप लड़ाई जीत गए हो? नहीं। क्या आपके साथ होने वाला जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, आपके अधिकारों में डांटा करना बंद हो गया है? तो फिर किस बात की खुशी मना रहे हैं? क्या आप बिहार में अपनी इस तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अब आप मेरे साथ खड़े हो जाइए, जो जहां नहीं खड़ा हो जाए। मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, आप मेरे साथ दोहराएंगे। जब मैं भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा तब जो है आप मेरे साथ उसको दोहराओगे, वचन लोगे, खुद भी संकल्प लोगे मेरे साथ कि हम अपने प्राणों के अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक में लहू के आखिरी कतरे तक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू बनाने का काम करेंगे। प्रकाश
कैमरा से कुंदन भाई सेल्फी पहले बंद तैयार है? झूठा जो संकल्प लेना चाहता है ना ले, इससे अच्छा सच्चा ही लेना। जिन लोगों ने मेरे मूछे रखने के बाद मूछे रखी है वो मूछों की वैल्यू समझते हो? इस देश में मूछे रखने का हत्या हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, भाईचारा बनाओ, अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों के हाथ पकड़ो, अपने माइनॉरिटी के भाइयों के हाथ पकड़ो, उनको विश्वास दिलाओ कि जो गलतियां पहले हुई या जो लड़ाई लड़ने में पहले लोग कामयाब हुए हम उनसे अलग हैं और हम बहुजन समाज बना के इस देश में भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण अपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी श्री कृष्ण मेमोरियल की सभा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंतिम समय तक अपने लहू के आखिरी कतरे तक भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराने का प्रयास करेंगे। हम अपने महापुरुषों के त्याग, बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम किसी भी कीमत पे अपने देश को और खुद को दोबारा बटने और गुलाम होने नहीं देंगे। हम बहुजन समाज बना के इस देश में मानवतावादी राज लाने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा पूरा जीवन अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। हम किसी भी कीमत पर ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे। हम अपने मुल्क की और अपने लोगों की अंतिम समय तक रक्षा करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आवाज दो, आवाज दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके अनुरोध, बिना अनुशासन के शासन नहीं आएगा। बिना अनुशासन के तो हम व्यक्ति कहलाने के लायक भी नहीं है। इसलिए हमें सबको अनुशासन में रहना, क्योंकि बिना अनुशासन के भीड़ क्या होती है? भेड़ भी एक दूसरे के पीछे चलते। हमारे लोगों को अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आर्मी का जवान बनता है, सेलेक्ट हो जाता है, तब तक उसको जवान नहीं माना जाता जब तक वो कठोर ट्रेनिंग से न गुजर जाए। अगर कोई नौजवान IAS IPS की परीक्षा में पास कर लेता है
तो भी उसको डायरेक्ट ये नहीं बनाते, पहले उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। इसलिए आपको इस देश में साधु तत्व में आने के लिए कैडर की जरूरत है। कैडर से समर्पित कार्यकर्ता तैयार होगा, जो आरएसएस और बीजेपी के 1000 कार्यकर्ताओं पर भी भारी पड़ेगा। मैं ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने जिलों में कैडर के प्रोग्राम बनाओ, कैडर लो और कैडर लेके ताकतवर बन के ग्रुप होंगे और फिर मोर्चे पर डट जाओ। फिर एक दिन ऐसा सूर्य निकलेगा, कहां बिहार की धरती पे, जिसमें आप कमजोर लोग भी सोची बनाएंगे। बुद्ध की धरती कहां है? पूरी दुनिया में जागरूक, यहां से समझो है पूरी दुनिया में जागरूक कदम यहाँ से। बिहार की क्रांति का कोई तोड़ नहीं है। बिहार की कमजोरी के लिए बिहारवासी जिम्मेदार। स्पेशली बिहार के बहुजन समाज के नौजवान जो नेताओं के सफेद कपड़े देंगे, उनके जैसे बनना तो चाहते हैं लेकिन लीडर नहीं बनना चाहते। जो तमाम दलों से विधायक एमपी तो बनना चाहते हैं लेकिन समाज की लड़ाई को जमीन में नहीं लड़ना चाहते। लेकिन फिर भी मुझे गौरव है कि हमारे पास एक ऐसा संगठन और ऐसी टीम है जो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा कर रही है। इन सभी साथियों को, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में मेहनत की, उन सबका धन्यवाद। अगला प्रोग्राम वास्तविकता में गांधी मैदान में होगा, ऐतिहासिक होगा। ये खबर भी हमें आज से आज कसकर जाना है। और जिस दिन वो प्रोग्राम होगा उस दिन एक और जो है क्रांति का संदेश जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामना। एक लाइन पर जाओ, पहले वहां बोल बोल के आओ। Vengo.